चलो देखो इसमें। तो आज का चैप्टर है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट, है ना। तो पहले ही बता दोनों में डिफरेंस क्या है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट में क्या डिफरेंस है एग्जैक्टली देखो। लोकोमोशन में, हाँ, लोकोमोशन में आपका प्लेस चेंज होगा, ठीक है। मतलब एक पोजीशन से दूसरे जगह पे। मूवमेंट में आपका प्लेस चेंज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। जैसे यहीं पे मूवमेंट हो रहा है, ये लोकोमोशन नहीं है, लेकिन ये जो है आपका क्या है, लोकोमोशन है। क्लियर है। तो लोकोमोशन मूवमेंट में बेसिक आपको पता है कि क्या डिफरेंस होता है। चलो इसमें देखो। मूवमेंट इज द एक्ट ऑफ मूविंग, इट इज चेंज इन पोजीशन और पोस्चर। दोनों हो सकता है ना। चेंज इन पोजीशन को भी मूवमेंट बोल सकते हैं अपन, और चेंज इन पोस्चर को भी क्या बोल सकते हैं अपन, मूवमेंट बोल सकते हैं, है ना। लोकोमोशन इज अ वॉलेंट्री मूवमेंट, है ना। इट इज अ मूवमेंट कॉजिंग अ चेंज ऑफ प्लेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑफ द एंटायर ऑर्गेनिज्म, है ना। अब लोकोमोशन में देखो क्या है, चेंज इन लोकेशन, इसमें चेंज इन पोजीशन और पोस्चर दोनों हो सकता है। मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म एज अ होल, इसमें पूरा मूवमेंट आपका ऑर्गेनिज्म क्या करता है, मूव करता है। यहाँ पे क्या होगा, कैन बी रिलेटेड टू ए स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी, है ना। मेरा हाथ का मूवमेंट हो रहा है, पैर का हो रहा है, वो भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब आप चलोगे तो कौन सा मूवमेंट आपका, लोकोमोशन अकर्स ओनली एट द ऑर्गेनिज्म लेवल। ये हमेशा किस लेवल पे होगा, एक ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट पूरे ऑर्गेनिज्म का होगा, है ना। और यहाँ पे आपका सेल के लेवल पे हो सकता है, ऑर्गन लेवल के भी हो सकता है ना। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, occurs at different levels like cellular, tissue, organ और organism, है कि नहीं। अगला ये ध्यान रखोगे, all locomotion are movements। बिना मूवमेंट का लोकोमोशन हो सकता है क्या, नहीं ना। तो ऐसा बोल सकते हैं all locomotion are movement, but all movements are not locomotion। क्लियर है। आगे देखो। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमंस, रनिंग, क्लाइंबिंग, है ना, स्विमिंग, वॉकिंग, फ्लाइंग, ये सब क्या है आपका, लोकोमोशन। इन ह्यूमंस मूविंग लिम्स, लिम्स मतलब क्या होता है, हाथ पैर। अपर लिम किसको बोलते हैं, हाथ को, लोअर लिम पैर को, है ना। जॉर्ज, टोंग, आई लिड से सब क्या हो गया आपका, मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइटोफैरिंग्स, ठीक है। अ चैनल लीडिंग फ्रॉम द सरफेस इनटू द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड फंक्शनिंग इन सिलिएट्स एज कलेट, है ना। ये साइटोफैरिंग्स क्या होता है, सरफेस से एक स्ट्रक्चर निकल के कहाँ घुसता है, प्रोटोप्लाज्म में, लेकिन किस में देखने को मिलता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। और यही माउथ की तरह काम करता है उनमें, किसमें, माउथ की तरह। गलट मतलब माउथ, ठीक है। तो ये आपका मतलब का ज्यादा है नहीं यहाँ पे। चलो अब आगे अपन इसमें क्या पढ़ना है, लोकोमोशन और मूवमेंट है चैप्टर का नाम। तो आप जानते हो लोकोमोशन में सबसे ज्यादा रोल किसका है, मसल्स का, है ना। तो अपन पढ़ेंगे मसल्स या मस्कुलर टिश्यू। टिश्यू रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन द बॉडी। हाउ डू मस्कुलर टिश्यू कॉज मूवमेंट। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है आपका, टिश्यू कंटेन्स मसल फाइबर्स। देखो अपन पढ़ेंगे मसल के बारे में भी। तो जो मसल होता है ना, मसल के सेल को अपन बोलते हैं मसल फाइबर, क्या बोलते हैं, मसल फाइबर्स। ये मसल का सेल है और कुछ नहीं है। जब भी मैं बोलूँ मसल फाइबर, मतलब ये मसल का क्या है, सेल, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू कंटेन्स मसल फाइबर्स। मसल फाइबर्स कंटेन कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स which enables contraction and relaxation of muscles. Contraction and relaxation causes movement। अब मसल में आपके दो टाइप के प्रोटीन मिलेंगे। पहला तो पूरा मसल बना हुआ है कुछ सेल से, उसका नाम क्या, मस्कुलर फाइबर्स, है ना। वहां पे आपको दिखाई देगा क्या, दो टाइप के प्रोटीन, एक्टिन एंड मायोसिन। यहाँ पे दो प्रोटीन होते हैं, कौन, एक्टिन एंड मायोसिन। वही दोनों प्रोटीन आपका क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, और जिसके कारण क्या होता है आपका, मूवमेंट होता है। मसल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू ऑफ मीजोडर्मल ऑरिजिन। कहाँ से बना हुआ है मसल, मीजोडर्म से। अबाउट 40 to 50% ऑफ द बॉडी वेट ऑफ अ ह्यूमन एडल्ट इज कंट्रीब्यूटेड बाय मसल्स, ठीक है। मसल्स हैव स्पेशल प्रॉपर्टीज लाइक एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी। आप जानते हो मसल में सारे प्रॉपर्टी होंगे। मसल से आपके क्या हो सकते हैं, एक्साइट, एक्साइट होगा तभी क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। दूसरा क्या है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये क्या कर सकता है, कॉन्ट्रैक्ट। अगला क्या है, एक्सटेंसिबिलिटी, मसल एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं, कर सकता है। अगला क्या है, इलास्टिसिटी, आपके मसल्स क्या होते हैं, इलास्टिक होते हैं। क्लियर है। Muscles have been classified using different criteria, namely location,
अपीयरेंस, नेचर ऑफ, रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज। इन सब के बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आपके मसल है। बेस्ड ऑन देयर लोकेशन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स आर आइडेंटिफाइड। पहला कौन सा है? स्केलेटल, जो आपके बोन से सीधा सीधा अटैच है उसको क्या बोलेंगे? स्केलेटल मसल्स। विशरल या क्या बोलेंगे? स्मूथ मसल। वो जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स है ना, इंटरनल ऑर्गन का जो बाउंड्री को कवर करके रखता है उसको क्या बोलते हैं? विशरल या स्मूथ। जो इंटरनल ऑर्गन्स है उसको भी तो मसल का कवरिंग है ना, उस वहाँ पे कौन सा मसल होगा? विशरल या स्मूथ मसल्स। और तीसरा कौन सा मसल है? कार्डियक। तो आपके किसका मसल है? हार्ट का। ठीक है, अब देखो स्केलेटल मसल्स, तो फीचर सबका देखना है अपन को। ठीक है, ये लॉन्ग होता है और शेप कैसा होता है इसका? सिलेंड्रिकल। कैसे? सिलेंड्रिकल। दूसरा क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटेड मतलब समझते हो ना, ये देखो शर्ट पे दिख रहा है आपको, दिस इज कॉल्ड स्ट्रिएशंस। तो ये मसल भी कैसा है आपका? स्ट्रिएटेड है। क्लियर है? दूसरा मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो फीचर अलग करके रखा है ना, यहीं से पूछेगा आपसे। ठीक है, दे देगा मसल में और तीनों का फीचर आपको बताएगा बताने के लिए। ठीक है, यह मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन में होता है, इसको क्या बोलते हैं अपन? सिंक्टिटियम। क्या बोलेंगे? सिंक्टिटियम। तो हो सकता है मल्टी न्यूक्लिएटेड ना लिख के क्या लिख दे? सिंक्टिटियम। तो याद रखने का, सिंक्टिटियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। देखो यहाँ बनाया भी है मैंने, आपको दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप का है। इसमें क्या प्रेजेंट होंगे? स्ट्रिएशंस, और बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? न्यूक्लियस। एक ऐसा कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है। और स्केलेटल मसल्स हमेशा कैसे होते हैं? वॉलेंट्री। ये भी पूछता है। ठीक है, चलो दूसरा कौन है आपका? स्मूथ या विशरल मसल। ये कैसा शेप होगा? देखो वहाँ पे स्पिंडल शेप। कैसा शेप होगा? स्पिंडल। और स्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिएटेड नहीं होता है। अब आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि स्ट्रिएशन होता क्यों है। वो बस वही आपका एक्टिन और मायोसिन के कारण होता है। ठीक है, देखेंगे अभी। ठीक है, तो आपका स्पिंडल शेप्ड होता है, नॉन स्टेटेड होता है, यूनी न्यूक्लिएटेड होता है, और एक ऐसा है इनवॉलेंट्री, मतलब इस पे आपका कंट्रोल नहीं है। वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री समझते हो ना? इस मसल्स को आप चाहो तो क्या कर सकते हो? कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, उसको बोलते हैं वॉलेंट्री। जो आपके हाथ में नहीं उसको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री। अगला कौन सा आपका? कार्डियक मसल, जिसको हार्ट मसल्स भी बोलते हैं। यहाँ पे स्पेशल फीचर्स है कुछ। ये भी कैसा देखो? क्रिएटेड, लेकिन क्या लिख दिया? लेस प्रोमिनेंट देन स्केलेटल मसल। मतलब दो मसल आपके बॉडी में स्ट्रिएटेड है ना? दो मसल आपके बॉडी में स्ट्रिएटेड है। एक है आपका कौन सा? स्केलेटल मसल्स। दूसरा आपका कार्डियक मसल्स, है ना? स्केलेटल और कार्डियक दोनों आपका स्ट्रिएटेड है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रिएशंस किस में दिखेगा? स्केलेटल में, इसमें कम दिखेगा। पहली बात। दूसरी बात, एक ऐसा है यूनी, दूसरा इनवॉलेंट्री, और ये भी कैसे है? सिलेंड्रिकल। और यहाँ पे आपको ब्रांचिंग पहली बार देखने को मिलेगा। शॉर्ट सिलेंड्रिकल सेल्स, और कैसे सेल है यहाँ पे? ब्रांच सेल। अब देखो एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, और दो सेल के बीच में जो जंक्शन है, जो जोड़ता है, उसको स्पेशल फीचर बोलते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। यही इसका फीचर है। क्वेश्चन पूछेगा इंटरकैलेटेड डिस्क किस मसल का फीचर है, तो क्या बोलोगे? कार्डियक। यह दो मसल फाइबर को क्या करता है? आपस में कनेक्ट, है ना? जंक्शन बोल सकते हो आप। दिख रहा है ना? यह क्या है बीच का? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर है? तो देखो आप क्या देख रहे हो, जो कार्डियक मसल्स है दोनों का मिक्स प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं? स्मूथ का और स्केलेटल का। स्केलेटल कैसा था आपका? स्ट्रेटेड। अभी कैसा है? स्ट्रेटेड। स्मूथ कैसा था? यूनि न्यूक्लिएटेड। अभी कैसा है? यूनि न्यूक्लिएटेड। और कुछ इसका खुद का भी फीचर है, ये ब्रांच्ड है, और इसमें क्या प्रेजेंट है आपका? इंटरकैलेटेड डिस्क। क्लियर है? और ये इनवॉलेंट्री है, जो किसका फीचर है आपका? स्मूथ। चलो यहाँ पे सबका क्या आ गया आपका? डिफरेंस। पहला आपका स्केलेटल मसल है, क्या लिखा हुआ है? स्ट्रेटेड। नॉन स्ट्रेटेड किसको बोलेंगे? स्मूथ को। और तीसरा कौन सा आपका? कार्डियक मसल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये कहाँ मिलेगा आपको? अकर इन द लिम्स, बॉडी बॉल, फेस, नेक, क्योंकि जहाँ पे भी बोन होगा उन सब जगह पे चिपका हुआ जो मसल है कौन सा है? स्केलेटल मसल। क्लियर है? यहाँ पे देखो अकर्स इन पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, आइरिस ऑफ आई। क्योंकि देखो ये सब क्या है? इंटरनल ऑर्गन्स को बताया पहले ही, जो कवर करके होगा उसको क्या बोलेंगे अपन? स्मूथ मसल्स, है ना? तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा कि आइरिस ऑफ आई में कौन सा मसल है। बात समझ में आई? इसको आपको याद कर लेना होगा पूरा अच्छे से। आगे अकर इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। आगे देखो टिप, सिलेंड्रिकल, स्पिंडल, सिलेंड्रिकल। ठीक है, मल्टीन्यूक्लिएटेड, यूनिन्यूक्लिएटेड, यूनी। न्यूक्लियाई आर पेरिफेरल, इसमें याद रखने का, इसका न्यूक्लियस हमेशा कहाँ होगा?
पेरीफेरी पे, बाउंड्री पे, कहाँ पे, बाउंड्री पे, दोनों का बाकी का सेंट्रल। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है। जहाँ बोल दो पूछा हुआ है मतलब समझो वहीं से क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्ट्रिएटेड में आपका न्यूक्लियस कहाँ है, पेरीफेरी पे, बाकी दो में सेंट्रल, सेंटर में होगा बिल्कुल, ठीक है। आगे देखे, मायोफिब्रिल्स शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। अब बोलोगे सर ये कहाँ से आ गया, आने वाले आधे घंटे में देखेंगे मायोफिब्रिल्स क्या है, तो पूरा मसल का स्ट्रक्चर बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स आपके एक्टिन मायोसिन है ना, उसमें आप देखोगे कुछ फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, डेट इज कॉल्ड मायोफिब्रिल्स। और उसी मायोफिब्रिल के कारण आपका दिखता है लाइट एंड डार्क बैंड। जहाँ पे ए होगा एक्टिन होगा उसको लाइट बैंड बोलते हैं, जहाँ पे मायोसिन होगा उसको डार्क बैंड बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्टिन हो क्या बोलेंगे, लाइट। तो यहाँ पे आपका ये है ना स्ट्रिएशन है ना, और पहले ही बता दिया स्ट्रिएशन किसके कारण है, लाइट एंड डार्क बैंड के कारण। किसके कारण, लाइट एंड डार्क। और लाइट और डार्क बैंड देता कौन, एक्टिन एंड मायोसिन। इसलिए लिख रहा है यहाँ पे मायोफिब्रिल शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड। इसमें तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें है मायोफिब्रिल शो फेंट लाइट एंड डार्क बैंड, क्योंकि स्ट्रिएशन है लेकिन उसके कंपैरिजन में लेस प्रोमिनेंट। क्लियर है। आगे देखे, फाइबर्स आर अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड उसमें क्या है, ब्रांच, पहले ही बता दिया, ठीक है। आगे इंटरकैरेक्टेड इस दोनों में क्या होगा, एब्सेंट, उसमें क्या होगा, प्रेजेंट, है ना। दे सून गेट फटीग, थक जाएगा। दे डू नॉट गेट फटीग, ये जल्दी थकता नहीं है। मतलब ये भी बहुत ज्यादा करो तो हो सके कहीं थोड़ा बहुत दिखे, लेकिन इसको तो बिल्कुल थकना अलाउड ही नहीं है। कौन, कार्डियक, ये थक गया, है ना। वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री। बहुत शानदार चार्ट, आप इसको देखोगे सारा फीचर आपके मसल्स को आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आगे देखें, अब आगे हम स्ट्रक्चर के ऊपर किया, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल्स, ठीक है। यही बताया था कि थोड़ी देर में समझ जाओगे मायोफिब्रिल्स क्या होता है, और यह टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसलिए आप ध्यान से सीखोगे, ठीक है। क्योंकि स्ट्रक्चर से ही क्वेश्चन आएंगे, और स्ट्रक्चर में अगर गलती होगा, अगर नहीं समझोगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो देखें इसको, चलो देखते हैं। ईच स्केलेटल मसल्स कंसिस्ट ऑफ मेनी, पहला क्या है, मस्कुलर बंडल्स, या इसे क्या बोलते हैं, फैसिकल्स। क्या बोलेंगे, फैसिकल्स। तो देखो जैसे मैंने बोला, अब ध्यान से कोई बात नहीं करेगा, मैंने बोला ईच स्केलेटल मसल, हम एक स्केलेटल मसल का देख रहे हैं क्या, स्ट्रक्चर, क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर। हमें इसी मसल का स्ट्रक्चर पढ़ना है, किसका, स्केलेटल मसल का। तो एक स्केलेटल मसल मान लो ये है आपका, इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होंगे, बंडल्स। क्या प्रेजेंट होता है इसमें, बहुत सारा बंडल्स, मतलब ऐसे करके बहुत सारे बंडल, मस्कुलर बंडल मिला के एक आपका क्या बनाता है, स्केलेटल मसल बनाता है, ठीक है। तो एक स्केलेटल मसल में बहुत सारे क्या होंगे, मस्कुलर बंडल्स, जिसको अलग से नाम क्या देते हैं, फैसिकल्स। क्या बोलते हैं, देखो ना, इंटरफैसिकुलर, फैसिकुलर जहां आएगा वैस्कुलर बंडल था, तो फैसिकल्स वर्ड किसके लिए यूज करते हैं, बंडल के लिए, इसके लिए बंडल। तो इसका नाम क्या हो गया, मस्कुलर बंडल या फैसिकल। तो देखो मेनी मसल बंडल्स ज्वाइन टुगेदर बाय फैसिया। अब ये सारे जो मसल बंडल है आपस में क्या होता है, एक दूसरे से जुड़ा होगा ना, ये जो बीच में कनेक्टिव टिश्यू इन सबको जोड़ रहा है आपस में, दिस कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड फैसिया। सारे मसल बंडल आपस में कनेक्टिव टिश्यू से जुड़े होते हैं, दैट कनेक्टिव टिश्यू इज कॉल्ड फैसिया। क्लियर है। तो सेकेंड स्ट्रक्चर क्या देखने को मिल गया आपको, फैसिया, कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू, कोलैजन से बना हुआ, कोलैजन एक प्रोटीन होता है ना। आप पढ़ोगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में बताऊंगा, ठीक है। कोलैजन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, ये बना हुआ आपका कॉमन कोलैजिनस क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो सारे मस्कुलर बंडल को आपस में क्या कर रहा है, कनेक्टिव टिश्यू नाम ही है ना। चलो आगे देखे, अगला क्या मिलेगा आपको, अब मसल फाइबर, या मसल फाइबर को क्या बोलते हैं, मसल सेल, बताया आपको, है ना। अब आपने अभी तक क्या देखा कि सर एक स्केलेटल मसल में बहुत सारे मस्कुलर बंडल्स होंगे, है ना, सारे बंडल्स को जोड़ा है आपस में फैसिया। अब एक बंडल के अंदर बहुत सारे मस्कुलर बंडल होंगे, अब किसकी बात कर रहे हैं, एक बंडल की। एक बंडल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर होंगे, क्या होंगे, बहुत सारे मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। वही लिखा हुआ है, ये सिंगल मस्कुलर बंडल है आपका, क्या है, सिंगल मस्कुलर बंडल, और इसमें बहुत सारे क्या है, मसल फाइबर या मसल सेल, ठीक है। अब आगे बढ़े, अब देखो अगर हमने इसको बोला ये मसल फाइबर है या मसल सेल है ना, सेल का सेल मेम्ब्रेन होगा ही, इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसका साइटोप्लाज्म होगा, जो भी फीचर है सेल का सब होगा कि नहीं इसके अंदर, है ना। तो वही देख रहे हैं मसल सेल के बारे में। अब किसकी स्टडी कर रहे हैं अपन, मसल सेल या मसल फाइबर।
तो देखो इसमें क्या क्या मिलेगा। पहला इसका सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि ये मसल का है तो इसके सेल मेम्ब्रेन को अलग नाम दे दिया सार्कोलेमा। तो मसल फाइबर के सेल मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। साइटोप्लाज्म को क्या बोलेंगे, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और यह सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम का स्टोर हाउस होता है। किसका, कैल्शियम का, क्योंकि आप जानते हो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है ना। तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम है। इसी में भरा होता है कौन, आपका कैल्शियम। क्लियर है। अब देखो तीसरा जो स्ट्रक्चर एक और मिलेगा आपके मसल फाइबर के अंदर, तो बोला था अभी आधे घंटे में देखोगे, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। क्लियर है। क्या मिलेगा आपको, मायोफिलामेंट्स या मायोफिब्रिल्स। अब देखो इस मायोफिलामेंट और मायोफिब्रिल्स की बात करें, इसमें दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, एक्टिन एंड मायोसिन। इस मायोफिब्रिल में ही आपका दो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होगा, एक्टिन एंड मायोसिन, है ना। दीज टू प्रोटीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एस्ट्रिएशन, पहले ही बता दिया। इसी दो प्रोटीन के कारण क्या होता है मसल आपका, एस्ट्रिएटेड, पहली बात। दूसरा, इसका लोकेशन ए एनसीईआरटी का एग्जैक्टली लाइन यही लिखा हुआ है ना। या जो अरेंजमेंट कैसे है आपका, देखो पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मसल फाइबर। ये जो आपका अरेंजमेंट है ना दोनों का, कैसे है, एक दूसरे के भी कैसे है आपका पैरेलल, और जिस किस में प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल में ना। मायोफिब्रिल के क्या है आपका पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मायोफिब्रिल। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस समझते हो ना। ये देखो, हाँ देखो मैंने बोला है मसल फाइबर है, क्या है आपका, ऐसे करके मसल फाइबर है, ठीक है। कुछ ऐसे बना लेते हैं। ये कौन सा एक्सिस हो गया इसका, लॉन्गिट्यूडनल। तो एक्टिन मायोसिन कहाँ होगा, इसके पैरेलल। एसएस होगा पैरेलल। तो इस लाइन को एग्जैक्टली इसी तरह याद करना है आपको, ठीक है। पैरेलल टू ईच अदर एंड पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ मसल फाइबर, इसका प्रेजेंस हो गया। क्लियर है। चलो अब देखो, मायोफिब्रिल्स हैव अल्टरनेटिंग डार्क एंड लाइट बैंड्स। लाइट बैंड्स मतलब क्या हो गया, एक्टिन, कौन सा आपका एक्टिन। और एक्टिन हमेशा कैसा फिलामेंट है, थिन फिलामेंट, हमेशा रखने का, एक्टिन थिन फिलामेंट और मायोसिन थिक फिलामेंट, ठीक है। अब देखो लाइट बैंड मतलब एक्टिन प्रोटीन प्रेजेंट है, थिन फिलामेंट, और डार्क बैंड मतलब मायोसिन थिक फिलामेंट। लाइट बैंड को अपन आई बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई बैंड, या क्या बोलते हैं इसको, आइसोट्रॉपिक बैंड। और डार्क बैंड को अपन ए बैंड भी बोलते हैं या एनाइसोट्रॉपिक। क्लियर है। Striations are seen on each myofibril due to protein actin and myosin. Actin and myosin are arranged parallel to each other and also parallel to the longitudinal axis of the muscle fiber. I band is called isotropic band because properties are same, that is entire light band is made up of only actin, no myosin. So only white band is seen. A band is called an isotropic band because distribution of myosin is not uniform throughout, that is white band can also be seen. अभी बताता हूँ, सुनते जाओ बस। आपको दिख रहा है आई बैंड, ए बैंड एंड आई बैंड, ठीक है। अब यहाँ पे सारी बातों को अपन हम ध्यान से देखते हैं इसमें, ठीक है। चलो यहाँ देखो, अब अगले 10 मिनट सुनते जाओ चुपचाप, और बोलेगा कोई कुछ नहीं, बातें नहीं करेगा कोई। देखो हमने अभी तक पढ़ा है ना, क्या क्या पढ़ा हमने, कि हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल, नहीं पढ़ रहे। हमने पढ़ा कि आपका सबसे पहले एक स्केलेटल मसल में बहुत सारे क्या होंगे, मस्कुलर बंडल्स होंगे, है ना। इसको अपन फैसिकल भी बोलते हैं। सारे फैसिकल को आपस में ज्वाइन करके कौन रखता है, फैसिया। क्लियर है। उसके बाद सेकेंड हमने पढ़ा कि हर मसल बंडल के अंदर क्या होंगे, मसल फाइबर्स होंगे, या इसी फाइबर्स को क्या बोलते हैं, मसल सेल। अब ये सेल होगा तो पक्की बात है इसका मेम्ब्रेन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, सार्कोलेमा। इसके अंदर साइटोप्लाज्म होगा, सार्कोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, इसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अंदर क्या डिपॉजिट होगा, कैल्शियम है ना। उसके बाद हमने देखा इस मसल फाइबर में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, माइक्रोफिब्रिल्स, क्या प्रेजेंट है, मायोफिब्रिल्स,
मायोफिब्रिल्स क्या प्रेजेंट है, ठीक है। अब आते हैं मायोफिब्रिल पे, ठीक है। यह मायोफिब्रिल, मान लो कि यहाँ पे एक मायोफिब्रिल है, क्या आपका ये, इस मायोफिब्रिल पे अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड प्रेजेंट होता है, क्या होता है, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, ठीक है। तो चलो लाइट बैंड को अपन व्हाइट से दिखा देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो यह वाला कौन सा है आपका, लाइट बैंड, और वो डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड, अल्टरनेटिंग होता है, लाइट बैंड एंड उसके बाद डार्क, लाइट के बाद डार्क, ऐसा ही होगा, ठीक है। चलो लाइट बैंड किसके कारण है, एक प्रोटीन के कारण है, प्रोटीन का नाम क्या है आपका, एक्टिन। जहां पे एक्टिन प्रेजेंट है वह बैंड कैसा है आपका, लाइट। और जहां पे आपका मायोसिन प्रेजेंट है वो कैसा बैंड है, ठीक है। यह वाला बैंड कौन सा है हमारा, लाइट बैंड, ठीक है। और यह वाला बैंड हमारा कौन सा है, क्या है, अब देखो लाइट बैंड को अपन आई बैंड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको अपन आई बैंड भी बोल सकते हैं, या इसको आई मतलब क्या, आइसोट्रॉपिक, क्या बोला हमने, आइसोट्रॉपिक बैंड, क्लियर है। जो डार्क बैंड है उसको क्या बोलेंगे, ए बैंड बोलेंगे, और इसको अपन बोल सकते हैं एन आइसोट्रॉपिक बैंड, क्लियर बात है, इतनी बात समझ में आई सबको, सबको क्लियर है। चलो अब आगे आते हैं, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आप एक चीज देखो, आपका पॉइंट क्लियर, ध्यान देना। यह वाला जो आपको दिख रहा है ना, अपन कलर को भी चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यह वाला कौन सा बैंड है हमारा, या कौन सा बनाया हमने, डार्क बैंड बनाया, ठीक है। और व्हाइट से दिखा रहे हैं अपन कौन सा, व्हाइट से कौन सा बैंड आपका, लाइट बैंड, ठीक है। अब ध्यान दो, लाइट बैंड में आप देखोगे पूरी तरह से एक्टिन प्रेजेंट होता है, कौन होता है, एक्टिन। यहाँ पे कुछ समरी पे मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है। लाइट बैंड का मतलब क्या है, उसमें क्या प्रेजेंट है आपका, हमेशा कौन होगा लाइट बैंड में, एक्टिन। लाइट बैंड का मतलब हो गया यहाँ पे कौन प्रेजेंट है भाई, एक्टिन। एक्टिन का थिन फिलामेंट है कि थिक, एक्टिन हमेशा कैसा फिलामेंट, थिन। तो व्हाइट जो भी दिख रहा है आपको सब क्या है, लाइट बैंड, क्या है, लाइट बैंड, ठीक है। जिसको आइसोट्रॉपिक बोलते हैं, क्यों बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, उस पे आते हैं अपन। यहाँ पे ध्यान दो, जब आप देख रहे हो मायोसिन को, क्या आप देख रहे हो को डार्क बैंड को, है ना, तो डार्क बैंड में देखो तो दोनों साइड से थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग दिख रहा है क्या एक्टिन का, है कि नहीं, दोनों साइड से ओवरलैपिंग है, इसीलिए इसको एन आइसोट्रॉपिक बोलते हैं। जबकि आप लाइट बैंड में बिल्कुल भी किसी का ओवरलैपिंग नहीं देख रहे हो, है ना। तो लाइट बैंड में पूरा क्या प्रेजेंट होता है आपका, एक्टिन ही होता है, बस कौन होता है, एक्टिन। इसीलिए उसको बोलते हैं आइसोट्रॉपिक, आइसो मतलब सेम, पूरा जो फिलामेंट है केवल किससे बना हुआ है, आइसोट्रॉप मतलब एक्टिन से। लेकिन डार्क बैंड में देयर इज ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिन, आप ऐसे बोल सकते हो डार्क बैंड मेनली तो मायोसिन है, लेकिन वहां पे एक्टिन का भी क्या है, ओवरलैपिंग है कि नहीं, है ना। इसलिए उसको बोलते हैं डार्क बैंड या एन आइसोट्रॉपिक। उसका प्रॉपर्टीज पूरा सेम नहीं है कि वो मायोसिन से ही बस बना हुआ है, थोड़ा बहुत ओवरलैपिंग किसका है, एक्टिन का भी। ये बात समझ में आई। अब दूसरी बात समझो, जो आपका ये कौन सा लाइट बैंड, कौन सा बैंड, लाइट बैंड, उसको बाइसेक्ट करके होता है एक लाइन, उस लाइन को बोलते हैं जेड लाइन, क्या बोलते हैं, जेड लाइन, है ना। बाइसेक्ट मतलब समझते हो ना, इक्वल पॉइंट, मतलब जब बांटेगा बाइसेक्ट मतलब होता है टू इक्वल पार्ट में बांटना। मतलब ये जो लाइन होगा बिल्कुल लाइट बैंड के सेंटर में होगा, कहाँ होगा, सेंटर में, ठीक है। बुक में देखो तो ऐसे लिखा होगा कि जेड लाइन से ही दोनों साइड से आके अटैच हुआ है कौन आपका, एक्टिन, ये भी बोल सकते हैं ना, इधर से भी और इधर से भी, ये भी बोल सकते हैं अपन। चलो तो इसके सेंटर में एक लाइन बना लिया हमने, कौन सा लाइन है भाई ये, यही सब समझना है, ये कौन सा लाइन है, इधर भी होगा कि नहीं, यहाँ पे भी होगा, सब जगह इसके सेंटर में भी कौन सा लाइन है,
जेड लाइन। क्लियर है? जेड लाइन कौन सा लाइन हो गया? जो बाइसेक्ट करता है एक्टिन फिलामेंट को, है ना। बीचों बीच एक लाइन जो होगा उसको क्या बोलेंगे? सेंटर से जो लाइन, जेड लाइन। क्लियर है? चलो अब देखो, इसी तरह जो आपका मायोसिन है उसके सेंटर में भी एक लाइन होगा, है ना, उसको बोलते हैं एम लाइन। क्या बोलते हैं? एम लाइन। तो जो मायोसिन के सेंटर में उसको कौन सा लाइन बोले अपन? एम लाइन। कौन सा लाइन? चलो, यह मायोसिन का सेंटर है आपका, यहाँ पे जो लाइन है इसको कौन सा लाइन बोला हमने? एम लाइन। क्लियर है? सीधी बात, जेड लाइन सेंटर ऑफ मतलब लाइट बैंड, और एम लाइन डार्क बैंड का। क्लियर है? उसके बाद देखो, आप देख रहे होगे यहाँ पे कि जो मायोसिन का जो इतना वाला पोर्शन है, यह वाला पोर्शन यहाँ तक ओवरलैप्ड है। इतना वाला पोर्शन क्या ओवरलैप्ड है, लेकिन बीच में इतना जो दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, यह ओवरलैप्ड नहीं है कि नहीं? बीच वाला मतलब कुछ ऐसा है, ये देखो ना, ये मायोसिन है, मान लो कौन है? मायोसिन। और उंगली क्या है आपका? एक्टिन। ऐसे है आपका, ये एक्टिन दोनों साइड से ओवरलैप है, लेकिन बीच का कुछ पोर्शन क्या है आपका? खाली है ना, बीच का पोर्शन खाली है। जो पोर्शन खाली है जहां पे एक्टिन का ओवरलैपिंग नहीं है उसको बोलेंगे अपन एच जोन। क्या बोलेंगे? दिस इज, ये बात समझ में आई? जेड लाइन सेंटर ऑफ लाइट बैंड, एम लाइन सेंटर ऑफ डार्क बैंड। क्लियर है? उसके बाद आपने देखा कि मायोसिन का वह पार्ट या डार्क बैंड का वह पार्ट जहां पे ओवरलैपिंग नहीं है, उस खाली वाले जगह को क्या बोलेंगे? एच जोन। क्या बोलेंगे? क्लियर है इतना? अब देखो, दो जेड लाइन के बीच की दूरी को अपन बोलते हैं सार्कोमियर। क्या बोलते हैं? सार्कोमियर। ये देखो, यहां से लेके और यहां तक की दूरी को क्या बोलेंगे अपन? सार्को। ये दो सक्सेसिव, सक्सेसिव मतलब अगल बगल वाले, आगे भी तो होगा ना ऐसे, है ना, लेकिन जो अगल बगल वाले जो आपका दो जेड लाइन है उस बीच के दूरी को क्या बोलेंगे? सार्कोमियर। एंड इट इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल एक्शन। सार्कोमियर क्या आपका? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। यही है आपका फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। फंक्शनल ऑफ, चलो ये बात समझ में आ गई सबको, है ना। यही बातें आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है, इतनी बात सबको समझ में आई? देखिए अब, चलो देखो, यही सब बातें उसमें लिखा होगा। ये आई बैंड है, ये बैंड है, उधर क्या आपका? आई बैंड। जो ओवरलैप जोन नहीं है उसको क्या बोला? एच जोन। सेंटर वाली लाइन को क्या बोला? एम लाइन। इधर जो सेंटर में है जेड लाइन, यहाँ जो सेंटर में है जेड लाइन, और दोनों के बीच की दूरी को सार्कोमियर। क्लियर है? अब देखो, आई बैंड क्या है आपका? आई बैंड इज दैट पोर्शन ऑफ एक्टिन फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय मायोसिन। क्लियर है? ए बैंड, ए बैंड इज द पोर्शन ऑफ एक्टिन विच ओवरलैप्स द मायोसिन। आगे देखो, एच जोन, एच जोन इज द मायोसिन जोन इन मायोसिन फिलामेंट विच इज नॉट ओवरलैप्ड बाय एक्टिन। एम लाइन क्या है? इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ द एच जोन या ए बैंड, है ना। और जेड लाइन इज सेंट्रल लाइन ऑफ एक्टिन फिलामेंट। यहाँ पे और अच्छे से दिया हुआ देखो, जेड लाइन ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोज मेम्ब्रेन। अब देखो यहाँ पे आई बैंड में बस कौन फिलामेंट है आपका? ए बैंड में हैज बोथ एक्टिन एंड मायोसिन, है कि नहीं? थोड़ा बहुत क्या प्रेजेंट है? एक्टिन भी है। एच बैंड क्या है आपका? हैज ओनली मायोसिन। और जेड लाइन अ मेम्ब्रेन टू व्हिच एक्टिन फिलामेंट्स आर अटैच ऑन बोथ साइड, क्योंकि सेंटर में है ना ये। क्लियर है? अब आ गए अपन किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। किस पे? स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन्स। ठीक है, तो दो ही प्रोटीन आपने देखा, एक एक्टिन दूसरा आपका मायोसिन। एक एक्टिन है, दूसरा कौन सा है? मायोसिन। क्लियर है? देखते हैं। ईच एक्टिन, और एक्टिन हमेशा कैसा फिलामेंट है? थिन। ईच एक्टिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स। मतलब एक एक्टिन आपका जो है फिलामेंट, वो किससे बना हुआ है? 2F फिलामेंटस एक्टिन्स हेलिकली बाउंड टू ईच अदर। ऐसे समझे जाओ, जो एक्टिन है आपका वह एक पॉलीमर है। क्या है? पॉलीमर के लिए मोनोमर होगा कि नहीं होगा? होगा ना। जो पॉलीमर है उसका नाम है आपका एफ एक्टिन। क्या नाम है आपका? एफ एक्टिन, या इसको बोलते हैं फिलामेंटस एक्टिन। क्या बोलते हैं? फिलामेंटस। और ऐसे ऐसे पॉलीमर कितने होंगे एफ एक्टिन? दो।
कितने एफ एक्टिन प्रेजेंट है? एक एक्टिन का स्ट्रक्चर अपन देखे तो इसमें दो एफ एक्टिन मिलेंगे। कितने? दो फिलामेंटस एक्टिन। और दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे बाउंड होगा? हेलिकली एक दूसरे के ऊपर क्या होगा? ये बाउंड होगा। कौन आपका? एफ एक्टिन। तो एफ एक्टिन है ना, दोनों डीएनए की तरह क्या है? एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड है। ये बात समझ में आई? तो आपका जो एक्टिन है एक पॉलीमर है। पॉलीमर में दो पॉलीमर है यहाँ पे, मतलब दो इसके मिलके बना रहे हैं दो क्या है? एफ फिलामेंट। अब अगर पॉलीमर है तो इसका मोनोमर होगा कि नहीं? उस मोनोमर को बोलते हैं जी एक्टिन। क्या बोलते हैं? जी एक्टिन। मतलब बहुत सारे जी एक्टिन को मिला दो तो एक क्या बन जाएगा आपका? एफ एक्टिन। एक क्या बन जाएगा आपका? एफ एक्टिन। क्लियर है? चलो आगे देखे। हाँ देखो, each actin filament is made up of two F actins helically bound to each other. Each F actin is a polymer of monomeric G actin. ग्लोब शेप का इसका ग्लोब जैसा शेप है इसलिए क्या बोल दिया? जी एक्टिन। मतलब बहुत सारे जी एक्टिन को मिला दो तब जाके एक क्या बनेगा आपका? एफ एक्टिन। और एक एक्टिन में कितने एफ एक्टिन है? दो एफ एक्टिन है, जो दोनों किस फॉर्म में है? फिलामेंटस। और दोनों एक दूसरे के ऊपर हेलिकली बाउंड है। क्लियर है? टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन, एक और प्रोटीन का दो फिलामेंट मिलेगा, है ना, उसका नाम है ट्रोपोमायोसिन। इसी के ऊपर एक और आपका एक और प्रोटीन इसके ऊपर चढ़ा हुआ है। किसके ऊपर? एफ एक्टिन के ऊपर। उसका नाम क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इसके भी कितने फिलामेंट? दो। और ये भी कैसे बाउंड है? हेलिकली। टोटल कितने फिलामेंट होगा अभी तक? चार। दो एफ एक्टिन के, दो ट्रोपोमायोसिन के, और चारों कैसे? हेलिकली बाउंड है। क्लियर है? चलो, टू फिलामेंट्स ऑफ अनदर प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन ऑल्सो रन क्लोज टू द एफ एक्टिन्स थ्रू आउट इट्स लेंथ। अब एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन एक और मिलेगा, उसका नाम है ट्रोपोनिन। क्या नाम है? ट्रोपोनिन। क्या फिलामेंट के फॉर्म में नहीं होता, पैचेज में कहीं कहीं प्रेजेंट होगा। किसमें? पैचेज में। ठीक है, तो देखो यही लिखा हुआ है, अ कॉम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोनिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स ऑन द ट्रोपोमायोसिन। तो याद रखना, ट्रोपोनिन किसके ऊपर है? ट्रोपोमा। मान लो ये पूरा ट्रोपोमायोसिन है, क्या है आपका? तो रेगुलर इंटरवल पे, मतलब यहाँ पे ट्रोपोनिन है, फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, ऐसे करके आपका हर रेगुलर इंटरवल पे आपका कौन प्रेजेंट है? ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन, है ना। इन द रेस्टिंग स्टेट, जब आपका मसल क्या कर रहा है? रेस्ट, मतलब कॉन्ट्रैक्शन फेज में नहीं है, रिलैक्स फेज में है। इन अ रेस्टिंग स्टेट, अ सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट्स फॉर मायोसिन ऑन द एक्टिन फिलामेंट। बात समझो, हम एक्टिन की बात कर रहे हैं, ये एक्टिन फिलामेंट है। ठीक है, एक्टिन में दो हो गया आपका एफ एक्टिन, दो हो गया ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन पर रेगुलर इंटरवल में कौन है? ट्रोपोनिन। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, अगर करना है मसल को कॉन्ट्रैक्ट, तो एक्टिन और मायोसिन में क्या होना चाहिए? बाइंडिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बाइंडिंग। अब देखो, यह एक्टिन है, तो एक्टिन के ऊपर किसका बाइंडिंग साइट होना चाहिए? मायोसिन का। तो एक्टिन के ऊपर किसका बाइंडिंग साइट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। उसी तरह मायोसिन के ऊपर किसका बाइंडिंग साइट होगा? एक्टिन का। ये बात याद रखना, उल्टा है ना। एक्टिन के ऊपर किसका बाइंडिंग साइट है? मायोसिन बाइंडिंग साइट। और मायोसिन के ऊपर किसका है? एक्टिन बाइंडिंग साइट। लेकिन जब रेस्टिंग फेज होता है तो आपका एक्टिन के ऊपर जो मायोसिन बाइंडिंग साइट है वहीं पे जाके बैठ गया होता है कौन? ट्रोपोनिन। मतलब इन रेस्टिंग फेज ट्रोपोनिन मास्क द बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन ऑन एक्टिन। आई बात समझ? तो ट्रोपोनिन को अगर मायोसिन को बाइंड करवाना है तो एक्टिन से किसको हटाना जरूरी है? ट्रोपोनिन को। तब तक वो नहीं हटेगा तब तक आपका मायोसिन बाइंड नहीं कर पाएगा। किससे? एक्टिन से। क्योंकि मायोसिन का जो बाइंडिंग साइट है एक्टिन के ऊपर, उसको तो ब्लॉक करके रखा है कौन? ट्रोपोनिन। क्लियर है? अब आगे किस पे हम? मायोसिन पे। इसके स्ट्रक्चर पे, मायोसिन कैसा फिलामेंट है? थिक। इच मायोसिन फिलामेंट इज ऑल्सो अ पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। ये भी क्या है? एक पॉलीमर है। ये भी क्या आपका? एक पॉलीमर। एक्टिन क्या था? पॉलीमर था ना। ये भी क्या है आपका? पॉलीमर है। ठीक है, मेनी मोनोमर, तो इसका पॉलीमर है तो इसका ही मोनोमर है ना। एनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मैरोमायोसिन्स। इसके मोनोमर का नाम क्या है? मैरोमायोसिन, है ना। एनी मोनोमेरिक प्रोटीन्स कॉल्ड मैरोमायोसिन्स कॉन्स्टिट्यूट वन थिक फिलामेंट। मोनोमर मतलब बहुत सारे मोनोमर मिलके क्या बनाते हैं? पॉलीमर। तो बहुत सारा मैरोमायोसिन मिलके क्या बना रहा होगा? मायोसिन। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ईच मैरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स। मैरोमायोसिन को आप देखोगे मोनोमर को, इसमें दो पार्ट आपको मिलेंगे। आप डायग्राम आप एनसीईआरटी का खोल के रखो सब।
ईच मैरोमायोसिन हैज टू इंपॉर्टेंट पार्ट्स, अ ग्लोब्यूलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड टेल। आप डायग्राम में भी देख सकते हो, ये देखो, दिस इज ग्लोब्यूलर हेड, यहाँ पे आपका शॉर्ट आर्म, और फिर इधर क्या है, पूरा टेल। तो हर एक एक मैरोमायोसिन का स्ट्रक्चर है, किसका है, मैरोमायोसिन। इसमें क्या होगा, ग्लोब्यूलर हेड विथ शॉर्ट आर्म, हेड में क्या होगा, शॉर्ट आर्म, और उसके बाद पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, टेल। क्लियर है? अब देखो, अ ग्लोब्यूलर हेड विथ अ शॉर्ट आर्म एंड अ टेल, द फॉर्मर बीइंग, फॉर्मर मतलब किसकी बात हो रहा है, ग्लोब्यूलर हेड की, द फॉर्मर बीइंग कॉल्ड द हैवी मैरोमायोसिन। तो हेड रीजन है, उसको हमने क्या बोल दिया, हैवी मैरोमायोसिन। क्या बोल दिया, हैवी। ऐसा बोलने के पीछे कारण है, एंड द लैटर द लाइट मैरोमायोसिन, और टेल वाले को क्या बोल देंगे, लाइट। मतलब मैरोमायोसिन को दो पार्ट में बांट दिया, हेड विथ आर्म एंड टेल। हेड रीजन को बोल दिया हैवी मैरोमायोसिन, टेल रीजन को बोल दिया लाइट। हैवी बोलने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि इस हेड रीजन में ना तीन तीन साइट होंगे। क्या होगा, तीन तीन साइट। एक तो आप जानते हो कि ये मायोसिन है, इसके ऊपर किसका बाइंडिंग साइट होना चाहिए, एक्टिन का। तो एक्टिन बाइंडिंग साइट किस रीजन में होगा, हेड रीजन में, पहला चीज। ठीक है, हेड रीजन में क्या प्रेजेंट होगा आपका, एक्टिन बाइंडिंग साइट, पहला। सेकंड, उसमें होगा आपका एटीपी बाइंडिंग साइट। दूसरा क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट। क्या होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट। और एटीपी बनाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, एटीपेज। एटीपेज होता है ना, वह तीसरा एंजाइम भी यहीं पे प्रेजेंट होगा। तो तीन तीन चीजें यहाँ पे, एक्टिन बाइंडिंग साइट, एटीपी बाइंडिंग साइट, एंड एटीपेज एंजाइम। एटीपेज एंजाइम, हाँ वही एटीपेज सिंथेटेज या एटीपेज भी बोलते हैं उसको। देखा नहीं था, तीन नाम लिख दिया था मैंने, एटीपेज बोलो, एटीपेज सिंथेटेज बोलो, है ना, एक ही बात है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका ये तीन चीज प्रेजेंट है, इसीलिए उसको क्या बोल देते हैं, हैवी मैरोमायोसिन। बहुत ज्यादा है ना वहाँ पे। ठीक है, तो क्या बोल दिया हमने, वही लिखा है देखो, HMM मतलब हैवी मैरोमायोसिन कंपोनेंट, दैट इज द हेड एंड शॉर्ट आर्म, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं अपन, HMM, मतलब हैवी मैरोमायोसिन। प्रोजेक्ट्स आउटवर्ड्स एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम द surface of a polymerized myosin filament and is known as cross arm. The globular head is an active ATPase enzyme and has binding sites for ATP and active sites for actin. देखिए आपको हेड में क्या क्या है, एक एक्टिव एटीपेज एंजाइम है, बाइंडिंग साइट फॉर एटीपी है, और एक्टिव साइट फॉर एक्टिन है। और दूसरा क्या बोल दिया, कि जो आपका ये डायग्राम देखो ढंग से, जो आपका हेड है और शॉर्ट आर्म है, जो इसका ये हेड है और इसका क्या है, शॉर्ट आर्म, हमेशा इस एंगल पे एक प्रेजेंट होता है। और जो एंगल आपका बना के ऊपर की तरफ मुड़ जाता है, इस एंगल के बाद जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है उसको बोल देता है लोग क्या, क्रॉस आर्म। देखो ना, ऐसे आया और ऐसे यहाँ तक वाला रीजन को क्या बोल दिया, क्रॉस आर्म। में पूरा हेड और किसका, शॉर्ट आर्म के बीच में जो एंगल है हमेशा ऐसे ही होगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ जाएगा। यह वाला जो रीजन है इतना दूर, इसको क्या बोल दिया, क्रॉस आर्म। आई बात समझ। हेड और आपका जो कौन है, शॉर्ट आर्म, वो एक एंगल पे होता है, जो एंगल का फॉर्मेशन होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉस आर्म। क्लियर है? तो देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने कि सर इसमें मैरोमायोसिन इसका मोनोमर है ना, इसको दो पार्ट में बांट दिया, हेड विथ शॉर्ट आर्म एंड टेल, है ना। हेड और शॉर्ट आर्म को क्या बोलते हैं, हैवी मैरोमायोसिन, और टेल को क्या बोलते हैं, लाइट मैरोमायोसिन। हैवी मैरोमायोसिन में तीन चीज होगा, एटीपी बाइंडिंग साइट, एक्टिन बाइंडिंग साइट, और एटीपेज एंजाइम। क्लियर है? अब देखो आगे, उसी तरह ऊपर भी आपका दिया हुआ था किसका डायग्राम, एक्टिन का। देखो आप, एक्टिन में क्या है, ये देखो, दिख रहा है आपको, ये देखो आप, यह वाला हो गया आपका टू टू एफ एक्टिन। कितने, टू एफ एक्टिन। ये जो रस्सी जैसा दिख रहा है, टू प्रोपोमायोसिन, और रेगुलर इंटरवल पे कौन प्रेजेंट है, प्रोपोनिन। क्लियर है? आगे बढ़े, अब आगे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, आप मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, इस पे आ गए, मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन पे। ठीक है, यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट शुरू हो गया टॉपिक कि कैसे आपका पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी विच स्टेट, मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो थियरी दिया गया है ना, उस थियरी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, है ना। विच स्टेट्स दैट, क्या स्टेट करता है, contraction of a muscle fiber, contraction of a muscle fiber takes place by the sliding of the thin filaments over the thick filament। अब याद रखना, हमेशा यही होगा। मतलब क्या हो गया, मायोसिन हमेशा अपने जगह पे
फिक्स। इसके ऊपर में ऐसे था ना, फिर से इसको देखो, यही एक्टिन है, यही एक्टिन है आपका, और बीच में खाली जगह को क्या बोलते हैं, एज जोन, है ना। जैसे ही आपका मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा ना, यह एक्टिन दोनों साइड से ऐसे मूव करना शुरू करेगा। किसका स्लाइडिंग हो रहा है, किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। इसीलिए इस थियरी को क्या बोलते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। अब दो तीन बातें तो इसी से लॉजिक से निकल के आ जाता है कि ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन आपका एच जोन का जो गैप है क्या होगा, रिड्यूज होगा। तो जेड लाइन की दूरी रिड्यूज, अरे पास आ रहा है ना ये, तो जेड लाइन का दूरी क्या होगा, रिड्यूज। सार्कोमियर का लेंथ रिड्यूज, और ए बैंड रिमेन्स सेम। ए बैंड में कुछ हो ही नहीं रहा, ए बैंड तो अपने जगह पे है। क्या क्या होगा ये देखना, अरे अभी जेड लाइन का मान लो यहाँ पे था, ये दूर है, जेड लाइन इधर इधर है बीच में, अब जब पास में आएगा तो जेड लाइन करीब नहीं आएगा। तो ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रैक्शन एच बैंड क्या होगा, रिड्यूज, जेड लाइन क्या होगा, मतलब ऐसे नहीं बोलो, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन रिड्यूज, है ना। और आपका मोमेंट किसका होगा, एक्टिन का किसके ऊपर, मायोसिन, मतलब ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। यही सब क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जेड लाइन कम होगा आपका, डिस्टेंस बिटवीन जेड लाइन रिड्यूज एज, डिस्टेंस बिटवीन क्या आपका, सार्कोमियर रिड्यूज एज, है ना। एच जोन क्या होगा, रिड्यूज, लेकिन ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट। दूसरी बात, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, जब पूरी तरह से यह एच बैंड आपका खत्म हो जाए, मतलब जब आपका दोनों साइड का एक्टिन फिलामेंट एक दूसरे को टच कर दे, एच जोन खत्म हो गया कि नहीं, इसको बोलते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन। इसके आगे ट्राई करोगे तो मसल फट जाएगा। इसको बोलते हैं मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, जब एच बैंड पूरी तरह से क्या हो गया, एच जोन पूरी तरह से क्या हो गया, गायब। पूरी तरह से जब एच जोन ओवरलैप हो गया, मतलब आपका मसल मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन स्टेट में आ गया। क्लियर है। तो क्यों बोला इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी, क्लियर है, क्योंकि एक्टिन स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर। क्लियर है। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय, कहीं तो सिग्नल आएगा ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, कौन देगा, ब्रेन ही देगा, है ना। मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन। ये जानते हो ना, मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन। जैसे आपने सांप देखा, देखा कौन उसको, आपका सेंस ऑर्गन, सेंस ऑर्गन देखा, सेंस ऑर्गन में जो न्यूरॉन्स है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंसरी न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स ब्रेन के पास सिग्नल लेके जाता है, लेके जाता है, ठीक है। अब ब्रेन के पास गया सिग्नल आपका, ब्रेन उसको क्या किया, इंटरप्रेटेड किया, है ना। कि आपने क्या देखा है, सांप, अब वह सिग्नल कहाँ पे जाना जरूरी है, पैर में, आओगे वहीं से ना, तो सिग्नल कहाँ जाना चाहिए, पैर के मसल्स में, है ना। तो वहां तक जो सिग्नल ब्रेन से लेके जाता है कौन सा न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, कौन सा, मोटर। और अभी बता दूं, अफरेंट मतलब अंदर जाने वाला, और इफरेंट मतलब बाहर, है ना। तो सेंसरी न्यूरॉन को अपन अफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, और मोटर न्यूरॉन को अपन इफरेंट न्यूरॉन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इफरेंट। क्लियर है। तो चलो, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ सिग्नल सेंट बाय द सेंट्रल नर्वस सिस्टम वाया मोटर न्यूरॉन, अ मोटर न्यूरॉन along with the muscle fibers connected to it constitute a motor unit। very important question, मोटर यूनिट क्या है आपका, सीधी बात सर, एक मोटर न्यूरॉन इसके कांटेक्ट में आ गया जब मसल फाइबर, तो मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर दोनों को जो मिला दे तो क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। इंपॉर्टेंट, बार बार पूछेगा कि मोटर यूनिट क्या है। तो देखो ना, ऊपर से कौन आ रहा है आपका, मोटर न्यूरॉन, आके किसके ऊपर सिग्नल जनरेट करना है, मसल फाइबर के ऊपर है ना। तो जैसे ही उसके कांटेक्ट में आया तो ये मसल फाइबर, और ऊपर से कौन है, मोटर न्यूरॉन, दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, मोटर यूनिट। क्या बोलेंगे, मोटर यूनिट। आगे देखो, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा, सार्कोलेमा क्या है, मसल फाइबर का मेम्ब्रेन, है कि नहीं। ऐसे देखो ना, ऐसे देखो, यह आपका मान लो मसल फाइबर है, क्या है, मसल फाइबर। मसल फाइबर के मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, सार्को। इसके अंदर कौन है आपका, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है ना। अब देखो, ऊपर से कौन है आपका, मोटर न्यूरॉन, इसको टच किया, सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर, उसी को टच करेगा ना। ये जंक्शन बना कि नहीं यहाँ पे, इस जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। ऊपर से न्यूरॉन, नीचे से मसल, कहाँ पे मीटिंग पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं, जंक्शन। तो इसको जंक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। वहीं पे आपका मोटर न्यूरॉन क्या हो गया, एंड कर गया, इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या क्या बोलेंगे, मोटर एंड प्लेट। आई बात समझ, बोलोगे सर थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा क्या, मोटर यूनिट,
ये भी तो वही था, मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर, वह दोनों को मिला के बोलते हैं मोटर यूनिट, है ना। लेकिन दोनों का जो जंक्शन पॉइंट है जहाँ पे मिल रहा है, इस मीटिंग पॉइंट को क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, द जंक्शन बिटवीन अ मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा ऑफ द मसल फाइबर इज कॉल्ड द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर एंड प्लेट। अ न्यूरल सिग्नल रीचिंग दिस जंक्शन रिलीजेज अ न्यूरोट्रांसमीटर, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइल कोलिन, which generates an action potential in the sarcolemma. This spreads through the muscle fiber and causes the release of calcium into the sarcoplasm. अब देखो होता क्या है, अभी तुम लोग नर्वस टिश्यू तो पढ़ा नहीं है, लेकिन समझ जाएगा होता क्या है। देखो, जो आपका न्यूरॉन है ना, ये देखो, मान लो आपका न्यूरॉन है, ये न्यूरॉन सिग्नल कैरी कर रहा है, ठीक है। न्यूरॉन जो सिग्नल कैरी करता है हमेशा इलेक्ट्रिक फॉर्म में होता है, किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैरी करता है, ठीक है। अब देखो, यह आपका मोटर न्यूरॉन है, यहाँ पे आपका मान लो मसल है, सार्कोलेमा, और आपका सार्कोलेमा, ठीक है। अब देखो, यह जो सिग्नल यहाँ पे आ रहा है, ये किस फॉर्म में है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में है, ठीक है। जब न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पढ़ोगे ना, तो न्यूरॉन में देखो, यहाँ पे मान लो आपका कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा, थोड़ा सा ब्रीफ में कर देता हूँ। ठीक है, देखो, इधर से हमें मतलब नहीं है, इधर आपका डेंड्रॉन होगा, कौन होगा, डेंड्रॉन, या आपका क्या है, सेल बॉडी, ये क्या आपका, अभी हमारा जितना मतलब है उसको बता रहा हूँ मैं, ये हो गया आपका डेंड्रॉन, या डेंड्राइट बोलते हैं, है ना, डेंड्रॉन बोलते हैं इसको, डेंड्रॉन के ब्रांचिंग को अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट, ठीक है। और ये हो गया आपका सेल बॉडी, या साइटोन, या सोमा, या पेरिकॉरियन, कुछ भी बोलो इसको, ठीक है। चार चार नाम है, सेल बॉडी, सोमा, पेरिकॉरियन, है ना। अब देखो, ये हो गया आपका एक्जॉन, एक्जॉन के बाद यह आपका हो गया साइनेप्टिक नॉब, क्या आपका, साइनेप्टिक नॉब। इस नॉब के अंदर छोटे छोटे वेजिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक वेजिकल्स, क्या बोलेंगे, साइनेप्टिक। और इस वेजिकल के अंदर एक केमिकल होता है, उसको बोलते हैं न्यूरो ट्रांसमिट, क्या होता है, इसका जिक्र अभी क्या हुआ, क्या, एसिटाइल कोलिन। एक न्यूरोट्रांसमीटर कौन है आपका, एसिटाइल कोलिन भी है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब देखो, सिग्नल आपका यही मोटर न्यूरॉन लेके आ रहा है, कहाँ पहुंचा है, साइनेप्टिक नॉब, कहाँ पहुंचा, साइनेप्टिक नॉब। और इसके जस्ट आगे यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं, यहाँ पे आपका मान लो मसल है, कौन है आपका, मसल, ये मसल का क्या है, सार्कोलेमा, आपका सार्कोलेमा। चलो, ये मोटर न्यूरॉन आपका सिग्नल लेके आ रहा है, कहाँ पहुंचा, साइनेप्टिक नॉब, नॉब से कहाँ पहुंचा, साइनेप्टिक वेसिकल्स, साइनेप्टिक वेसिकल से कहाँ पहुंचेगा, न्यूरोट्रांसमीटर। सर ऐसा क्यों, है ना, क्योंकि अभी किस फॉर्म में जा रहा है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में, है ना। लेकिन अब इस बीच में गैप आ गया आपका, इसी गैप को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसी गैप को क्या बोलते हैं, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच में होता है तो उसको बोलते हैं साइनेप्स, यहाँ पे क्या बोलेंगे, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, है ना, इस मीटिंग पॉइंट को। अब देखो, घर में ही देखो, जो वायर होते हैं, अगर वायर कहीं पे कट गया तो इलेक्ट्रिक का फ्लो होगा क्या, नहीं होगा ना। यहाँ पे गैप आ गया ना, तो गैप में आपका सिग्नल अब इलेक्ट्रिक फॉर्म में कैरी नहीं हो सकता है। तो जो सिग्नल आपका इलेक्ट्रिक फॉर्म में था उसको कौन उठा लिया है, केमिकल, और यह मेम्ब्रेन धीरे धीरे आता है साइनेप्टिक वेसिकल का आगे, और इस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज कर जाएगा और सारा केमिकल इस गैप में डाल दिया। कौन सा केमिकल, न्यूरो ट्रांसमीटर, आई बात समझ। और ये न्यूरो ट्रांसमीटर कौन है यहाँ पे, एसिटाइल कोलिन। ये क्या कर रहा है, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल था उसको किस फॉर्म में कैरी कर रहा है, केमिकल फॉर्म में, किस फॉर्म में, केमिकल। अब यह आके कहाँ पे आया, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा पे भी इसका रिसेप्टर होगा रिसीव करने वाला, ठीक है। जैसे ही सार्कोलेमा पे आया, है ना, ये फिर से आपका न्यूरॉन्स में आएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर से इलेक्ट्रिकम। इसीलिए जो आपका सिग्नल का कंडक्शन होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल। पहले इलेक्ट्रिक फॉर्म में आया, जंक्शन में किस फॉर्म में हो गया, केमिकल, और फिर से जैसे ही मसल के मेम्ब्रेन पे आएगा, इलेक्ट्रिकल। क्लियर है। इस तरह से यह जो सिग्नल आ रहा था वो कहाँ पहुंच गया, आपके सार्कोलेमा पे, कहाँ पहुंच गया, सार्कोलेमा, मसल फाइबर मतलब कहाँ, सार्कोलेमा। पर यहाँ ना सबसे पहले मेम्ब्रेन पे कहाँ आया, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा से कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जाएगा ना। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जैसे ही ये सिग्नल पहुंचा, है ना, यहाँ पे Ca2+ सब निकल के कहाँ गया, सार्कोप्लाज्म में, कहाँ गया, सार्कोप्लाज्म में, ठीक है। सारा CO2 जो कैल्शियम है आपका,
कैल्शियम निकल के कहाँ पहुंच जाएगा, सार्कोप्लाज्म में, और जाके तुरंत बाइंड कर जाएगा किससे, ट्रोपोनिन से बाइंड कर गया, ट्रोपोनिन, और उसको खींच के वहां से निकाल दिया। कहाँ पे बैठा हुआ था वो, एक्टिन पे क्या करके बैठा हुआ था, बाइंड करके बैठा था मायोसिन बाइंडिंग साइट को। ये कैल्शियम रिलीज हुआ और जाके किसके साथ बाइंड करेगा, ट्रोपोनिन, ताकि एक्टिन के ऊपर मायोसिन बाइंडिंग साइट क्या हो जाए, खाली हो जाए। आई बात समझ, सिंपल सा है। द मोटर न्यूरॉन सिग्नल लेके आया, है ना, वह सिग्नल न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में पहुंचा, वहां से एसिटाइल कोलिन कहाँ डाल दिया, सार्कोलेमा में, सार्कोलेमा से कहाँ पहुंचेगा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्म से सार्कोप्लाज्म के रेटिकुलम, जैसे ही रेटिकुलम में गया आपका, आपका क्या हो गया, कैल्शियम बाहर आया, और वह कैल्शियम जाकर ट्रोपोनिन से बाइंड किया, ताकि मायोसिन बाइंडिंग साइट फ्री हो जाए किसके ऊपर, एक्टिन। क्लियर है ना। जैसे ही आपका सार्कोप्लाज्म, सार्कोलेमा पे जैसे ही आपका सिग्नल आया था, उसको बोलते हैं जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल। क्या बोलते हैं, क्योंकि अभी तक आपका रेस्टिंग फेज में था, लेकिन जैसे ही सार्कोप्लाज्म में वो सिग्नल पहुंचा, अब उसको बोल दिया जनरेशन ऑफ एक्शन पोटेंशियल, मतलब नर्व इम्पल्स क्या हो गया, जनरेट, क्या हो गया, नर्व इम्पल्स जनरेट हो गया, मतलब आपका अब मसल कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर दिया, क्या शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन। आई बात समझ, चलो यही लिखा हुआ है देखो। The junction between a motor neuron and the sarcolemma of the muscle fiber is called the neuromuscular junction or motor end plate. A neural signal reaching this junction releases a neurotransmitter which generates an action potential in the sarcolemma. This is expressed through the muscle fiber and causes the release of calcium into the sarcoplasm. Clear है। अब देखो, increase in calcium level leads to the binding of calcium with a subunit of troponin on actin filaments and thereby remove the masking of एक्टिव साइट्स ऑफ मायोसिन, हटा दिया, और फ्री हो गया आपका एक्टिन अब, है ना। यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलिसिस, अब पहले से आप जानते हो मायोसिन के हेड में कौन बैठा हुआ है, एटीपी, क्योंकि उसमें क्या था, एटीपी बाइंडिंग साइट, तो क्यों होगा बाइंडिंग साइट, वहां पे किसको बाइंड करके बैठा हुआ है, एटीपी को, है ना। अब बाइंडिंग करवाना है मायोसिन को किससे, एक्टिन से, एक्टिन फ्री है, बुला रहा है कि आके बाइंड करो मेरे से, लेकिन वहां तक जाने के लिए क्या चाहिए उसको, एनर्जी, उस बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। तो मायोसिन क्या करेगा, उसके अंदर जो एटीपी है ना, उसको क्या कर लेगा, हाइड्रोलाइज, तो एटीपी को ब्रेक कर देगा, इसमें एडीपी प्लस फॉस्फेट, तो तुरंत क्या किया, हाँ, यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी हाइड्रोलाइसिस, द मायोसिन हेड नाउ बाइंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट ऑन एक्टिन टू फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। जैसे ये बाइंडिंग होता है ना, तब जो स्ट्रक्चर, ये देखो, ये आपका एक्टिन था, ये आपका कौन था, मायोसिन, मायोसिन अब एक्टिन के ऊपर फ्री है, मायोसिन बाइंडिंग साइट, मान लेते हैं यह वाला है मायोसिन बाइंडिंग साइट, ठीक है, ये फ्री है ना, लेकिन बाइंड करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो मायोसिन के हेड में जो एटीपी था वो क्या हो गया, हाइड्रोलाइज, हाइड्रोलाइज होगा तो एनर्जी मिलेगा, हाइड्रोलाइज होगा तो किसमें टूटेगा, एडीपी प्लस फॉस्फेट, वो अभी कहाँ है, मायोसिन हेड में ही है, एडीपी प्लस फॉस्फेट अभी कहाँ है, मायोसिन के हेड में ही है, टूट गया, एनर्जी मिला, ये जाके आपका मायोसिन बाइंड कर गया किससे, एक्टिन से, कहाँ बाइंड कर गया, एक्टिन। अब जो स्ट्रक्चर बना इसी को बोलते हैं क्रॉस ब्रिज, ब्रिज ऐसा ही होता है ना, क्या ऊपर में ऐसे आप जिसमें चलते हो, नीचे से क्या पोल, इसको क्या बोलेंगे अपन, क्रॉस ब्रिज, क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रिज। अब देखो, क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन जैसे ही होता है, आपको देखो ना, आप ही ऐसे, आप स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, कोई ऊपर से वजन पड़ेगा तो आपका गर्दन ऐसे होगा कि नहीं, होता है ना, देखो दबा के देखो किसी को, अपने आप गर्दन या तो इधर नहीं तो इधर मूव होगा, है ना। जैसे ही आपका क्रॉस ब्रिज बना, एक्टिन इसके ऊपर क्या हो गया, देखो ऐसा कुछ मूवमेंट, एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड कर गया, दिख रहा है ऐसे, थोड़ा सा इसका ऐसे हो गया, एक्टिन इसके ऊपर क्या हो गया आपका, स्लाइड, मतलब जैसे ही क्रॉस ब्रिज बनता है, यह जो ए बैंड है दोनों साइड से एक्टिन को क्या करता है, अपने साइड, सेंटर के साइड खींचना शुरू कर देता है, कॉन्ट्रैक्शन मतलब, है ना। जैसे ही आपका क्रॉस ब्रिज बना, जो ए बैंड है वो क्या करेगा, एक्टिन को अपने सेंटर की तरफ खींचना शुरू कर देगा, मतलब एक्टिन आपका स्लाइड होना शुरू हो जाएगा किसके ऊपर, मायोसिन के ऊपर, जेड लाइन गेट्स रिड्यूस्ड, सार्कोमियर गेट्स रिड्यूस्ड, ए बैंड रिमेन्स कांस्टेंट, और मसल का शुरू हो गया क्या, कॉन्ट्रैक्शन। यही काम चलता रहेगा जितना आपको कॉन्ट्रैक्शन करो, क्लियर है। कब तक, जब तक कैल्शियम फिर से कहाँ नहीं चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जैसे ही कैल्शियम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, ट्रोपोनिन तुरंत दौड़ के जाएगा और एक्टिन के ऊपर फिर से बैठ जाएगा, क्लियर है। देखो वही लिखा हुआ है, द मायोसिन हेड नाउ बाउंड्स टू द एक्सपोज्ड एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन फॉर्म अ क्रॉस ब्रिज। जैसे ही क्रॉस ब्रिज बना, दिस पुल्स द अटैच्ड actin filaments toward the center of A band. The Z line attached to these actins are also pulled inwards, thereby causing a shortening of the sarcomere, that is contraction. Clear है?
ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ द मसल्स, दैट इज कॉन्ट्रैक्शन, द आई बैंड गेट्स reduced, whereas the A band retain the length. Retain the length मतलब उसमें कोई चेंज नहीं. The myosin releasing the ADP and phosphate goes back to its relaxed state, है ना. अब देखो मायोसिन क्या किया, एटीपी को हाइड्रोलाइज किया था, याद है ना, तो बन गया था एडीपी प्लस फॉस्फेट, है ना. अब वो क्या किया, उस एडीपी प्लस फॉस्फेट को अपने हेड से रिलीज कर दिया, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में. कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में. मतलब फिर से उसका एटीपी बाइंडिंग साइट क्या हो गया, फ्री. तुरंत वो हाइड्रोलाइज करेगा, फिर से वहां पे आके कौन बाइंड कर जाएगा, एटीपी. जैसे ही एटीपी बाइंड करेगा क्रॉस ब्रिज, फिर से क्या होगा, एटीपी जैसे ही यहाँ क्रॉस ब्रिज क्या हो गया, टूट गया, है ना. अब एटीपी आके धक्का मार के हटा दिया, बोला कि मायोसिन को अब इससे बॉन्डिंग खत्म करो, किससे, एक्टिन से. तो जस्ट उल्टा है, जब एटीपी टूटा था तो बना था, और एटीपी जब फिर से यहाँ पे आ गया तो फिर से क्रॉस ब्रिज क्या हो गया, टूट गया. क्रॉस ब्रिज टूटा मतलब एक्टिन अलग हो गया, किससे, मायोसिन से. मतलब आपका मसल किस पोजिशन में आ गया, है ना. रिलैक्स नहीं बोलेंगे अभी, अभी ये बोलो कि फिर से अगले साइकिल के लिए तैयार हो गया. ये तो चलता रहेगा जब तक कैल्शियम कहाँ नहीं जाएगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. ठीक है, चलो आगे देखो. A new ATP binds and the cross bridge is broken. The ATP is again hydrolyzed by the myosin head and the cycle of cross bridge formation and breakage is repeated, causing further sliding. ये काम चलता रहेगा. ATP बाइंड किया, है ना, ATP आपका हाइड्रोलाइज हुआ, एक क्रॉस ब्रिज बना, थोड़ा सा मसल क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट. फिर से वो एटीपी अलग हो, फिर से एटीपी क्या हो गया, वहाँ पे बाइंड किया, क्रॉस ब्रिज टूटा, फिर दूसरा एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज, फिर थोड़ा फर्दर और क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन. फिर ये साइकिल चलता रहेगा. एटीपी जब टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज बनेगा, है ना. फिर से वो एटीपी क्या हो गया, वहाँ पे अटैच हुआ तो क्रॉस ब्रिज टूट गया, मतलब हल्का कॉन्ट्रैक्शन हो गया. और करवाना तो फिर से यही साइकिल, और करवाना, ये काम चलता रहेगा जब तक आपका कैल्शियम कहाँ ना चला जाए, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है. देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है. ये कौन सा कंडीशन दिखा रहा है, पहला रिलैक्स, दूसरा आपका कॉन्ट्रैक्टिंग, यह दिखा रहा है मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, है ना. तो देखो आप यहाँ पे एज जोन का लेंथ देखो, ठीक है, यहाँ देखो तो एज जोन का लेंथ कम हो गया, यहाँ पे देखो तो एकदम ओवरलैप ही हो गया. जब पूरा तरह से ओवरलैप हो जाए तो क्या बोलते हैं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन, बताया था ना. यहाँ पे देखो इसका जेड लाइन का दूरी इतना है, इसका जेड लाइन का दूरी इतना हो गया, दिख रहा है. तो ये कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है और ये मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है. मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक्टिन पूरी तरह से ओवरलैप कर दिया, किसको, मायोसिन को. मायोसिन को ना, एक्टिन एक्टिन को कैसे ओवरलैप कर देगा. क्लियर है. The process continues till the calcium ions are pumped back to the sarcoplasmic cistern, मतलब sarcoplasmic reticulum, resulting in the masking of actin filament. This causes the return of Z lines back to their original position, that is relaxation. क्लियर है. ये देखो आपको दिख रहा होगा अच्छे से. यहाँ पे देखो पहले क्या था, एटीपी था, पहले क्या था, यहाँ देखो ना एटीपी है, दिख रहा है. एटीपी अभी अभी आपका क्रॉस ब्रिज नहीं बना है, ये मायोसिन है आपका, ऊपर कौन है, एक्टिन. या एटीपी का जैसे ही हाइड्रोलिसिस हुआ, एडीपी और किस में कन्वर्ट हो गया, फॉस्फेट में. यहाँ क्या बन गया आपका, क्रॉस ब्रिज, है ना. क्या बन गया आपका, यहाँ पे पूरी तरह से क्रॉस ब्रिज बन गया, दिख रहा है. अब देखो ये क्रॉस ब्रिज बना आपका. अब देखो यहाँ पे फिर से जैसे ही ये एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज कर दिया, कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में, ताकि अपना साइट खाली कर ले. जब तोड़ा था आपको, एटीपी को तोड़ा था तो कहाँ टूटा था, एटीपी बाइंडिंग साइट पे टूटा था ना. वहाँ पे अभी कौन बैठा हुआ है, एडीपी प्लस फॉस्फेट. उस एडीपी फॉस्फेट को रिलीज कर दिया कहाँ पे, सार्कोप्लाज्म में, मतलब तुरंत यहाँ पे कौन आके बाइंड कर जाएगा, अब एटीपी, और फिर हो जाएगा ब्रेकिंग ऑफ क्रॉस ब्रिज. यही काम चलता रहेगा जब तक कैल्शियम कहाँ वापस नहीं चला जाता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लियर है. यही बात है. अब देखो मैकेनिज्म ऑफ, यही एनसीईआरटी में इतना ही दिया है, तो हमें लगता है हमें एनसीईआरटी पे फोकस करना चाहिए. ठीक है, इसमें बहुत डिटेल है तो इसमें जाने की जरूरत नहीं है, आप बहुत डिटेल दिया हुआ है इसमें. ठीक है, आपने पूरा पढ़ लिया कि कैसे एनसीईआरटी में. आप देखो एक एक लाइन एनसीईआरटी का आ गया आपका, एक एक लाइन खत्म हो गया है ना. तो जितना इसमें दिया हुआ अपन इसी को करते हैं. तो इस थियरी को अपन नहीं देखते, बस शुरुआत में देख सकते हो आप, स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी. दिस थियरी वाज प्रपोज्ड बाय एएफ हक्सले, एचएफ हक्सले एंड जे हैंसन इन 1954. ठीक है, अब यहाँ पे ये सब कुछ लिखा हुआ आपको बता ही दिया कि मसल कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ ऑफ ए बैंड रिमेन अनचेंज, द साइज ऑफ एज जेन वेंट ऑन डिक्रीजिंग, डिस्टेंस बिटवीन टू जेड लाइन दैट इज लेंथ ऑफ सार्कोमेर वेंट ऑन डिक्रीजिंग. हटाओ, बाकी बता ही दिया आपको कि कैसे होता पूरा मैकेनिज्म. ठीक है, ये जानने की जरूरत आपको नहीं है. हाँ, सोर्सेस ऑफ एनर्जी फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन ये देख सकते हो आप. तो सबसे पहले तो एटीपी जो किसमें प्रेजेंट था आपका, मसल में,
उसी का क्या हुआ था, हाइड्रोलिसिस, है ना। दिस एनर्जी यूज फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा और भी आपके कुछ एनर्जी देता है इस कॉन्ट्रैक्शन के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस बाय द कोरी साइकिल। कोरी साइकिल होता है आपका, है ना। कोरी साइकिल टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड मसल्स, है ना, प्रोपोज बाय कोरी एंड कोरी। ठीक है, तो बस इतना याद रखना, साइकिल का नाम याद रखना। एक तो एटीपी खुद उसका देता है, दूसरा किससे मिलता है, कोरी साइकिल से, जो कहाँ होता है, लिवर एंड मसल्स में। ठीक है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टेक्स प्लेस। ग्लाइकोलाइसिस है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजेन का लाइसिस, है ना। ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन टेक्स प्लेस इन द मसल्स एंड लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इज रिलीज्ड in anaerobic condition. So the Cori cycle states that muscles when undergo glycolysis anaerobically forms lactic acid, है ना। This lactic acid will reach liver and gets converted to glycogen for storage of energy। ठीक है, हुआ क्या, आपका मसल में बना लैक्टिक एसिड, वही लैक्टिक एसिड जाके कहाँ स्टोर हो गया, लिवर में जाके स्टोर हो गया। ठीक है, वेन एवर एनर्जी जब रिक्वायर्ड होगा, वो लैक्टिक एसिड का जो आपका ग्लाइकोजन है ब्रेक होगा और क्या बना देगा, ग्लूकोज, है ना। Whenever energy is required, if not available aerobically, the glycogen will be broken down into lactic acid and ATP molecule. This cycle is also known as lactic acid glycogen glucose glycogen cycle occurring in the muscle during anaerobic respiration। ठीक है, तो याद रखने की पूरा मसल आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बस जितना बताओ उतना याद रखो कि कोरी साइकिल होता क्या है, मसल एंड लिवर में, और इससे क्या मिलता है, एटीपी मिलता है और मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये दे दिया है मैंने सम अप करके कि कोरी साइकिल क्या होता है। तीसरा कहाँ से मिलता है आपका, क्रिएटिन इन फॉस्फेट प्रेजेंट इन मसल, ये भी आपके मसल में प्रेजेंट होता है, और जब ये टूटता है तो इससे भी क्या मिल जाता है हमें, एटीपी। ठीक है, अब अगला टर्म है, ठीक है, मसल फटिग, मसल का थकना, है ना। फटिग मतलब क्या होता है, थकना। एन एरोबिक रेस्पिरेशन लीड्स टू मसल फटिग, है ना। एनएरोबिक में थकेगा आपका मसल, क्योंकि वहां पे क्या होता है, एनर्जी बहुत कम रिलीज होता है, और आपका वहां पे क्या किसका डिपोजिशन होता है, लैक्टिक एसिड का, है ना। मसल फैटिग इज डिफाइंड एज अ रिडक्शन इन द फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पावर ऑफ अ मसल फाइबर आफ्टर इट हैज अंडरगॉन प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन, है ना। जैसे बहुत तेज दौड़ लो, है ना, शुरुआत में तो तेज भागोगे, अब 10 मिनट बाद बोलो कि उतनी ही तेजी से दौड़ो, भागोगे क्या, क्यों, क्योंकि आपका मसल का कॉन्ट्रैक्शन पावर क्या हो चुका है, अब लगभग अभी खत्म हो चुका है, अब उससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, क्योंकि थक चुका है मसल आपका, क्योंकि लगातार नियम है ना, ये कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होना चाहिए, मसल को रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्शन के बाद क्या होना चाहिए, रिलैक्स। जब आप दौड़ रहे हो या एक्सरसाइज कर रहे हो तो मसल को रिलैक्स करने का टाइम नहीं मिल रहा, बार बार आप उसको क्या कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट करवा रहे हो, तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, इसीलिए मसल क्या होता है आपका, थक जाता है। ठीक है, इस प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन और मसल फटीग could develop due to lactic acid accumulation in muscles, fall in pH in muscles, efficiency of either glycogen molecule और ATP molecule, ऐसा कारण होगा ना मसल के थकने का। साइंस ऑफ मसल फटीग, है ना, पहला क्या लिखा हुआ है, प्रोग्रेसिव इंक्रीज ऑफ लैटेंट पीरियड ऑफ मसल, अब ये सभी एनसीईआरटी में तो नहीं है। ठीक है, लैटेंट पीरियड क्या होता है, रिएक्शन टाइम बोलते हैं, लैटेंट पीरियड को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम, मतलब जनरली आपका मसल्स 0.01 सेकेंड में रिएक्शन देता है, मतलब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन शो कर देता है। ठीक है, आगे देखो, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, मतलब एक तो आपका लैटेंट पीरियड मसल का बढ़ जाएगा, रिएक्शन टाइम बढ़ जाएगा आपका, है ना, कि पहले जो तुरंत रिएक्शन देता था 0.01 सेकंड में, अब ये दे रहा है 0.04, मतलब थक चुका है पूरी तरह से, है ना। और दूसरा क्या होगा, डिलेड रिलैक्सेशन ऑफ मसल, जब आप क्या करोगे, थकता कब है मसल, जब आपने उसको बहुत देर तक किस फेज में रख लिया, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में। ठीक है, ऑक्सीजन डेप्थ, नाम ही बता रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जाना कहाँ पे, मसल में। ठीक है, दिस इज द कंडीशन विच अकर्स ड्यूरिंग रिग्रेस एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइज जब बहुत तेज करोगे आप, तो जितना ऑक्सीजन अवेलेबल होता है, जो होना चाहिए 2 घंटे में यूज हो, 10 मिनट में यूज हो गया, यहाँ पे कैसा कंडीशन डेवलप हो जाएगा आपका, एनएरोबिक, है ना। रिग्रेस एक्सरसाइजेज वुड लीड टू इंक्रीज इन यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ ऑक्सीजन एंड एटीपी मॉलिक्यूल्स बाय द मसल्स which would lead to decrease in oxygen supply to the muscles and thus leads to anaerobic glycolysis by muscles. This anaerobic glycolysis leads to formation of lactic acid and generation of ATP molecules. Now ATP will be used for muscle contraction, but the lactic acid gets accumulated in the muscle. अब anaerobic condition develop हुआ, उससे पढ़ चुके हो पहले भी, है ना, तो क्या बनेगा आपका लैक्टिक एसिड, और किया क्यों है एनारोबिक रेस्पिरेशन, क्योंकि आपके मसल को जरूरत थी किसकी, एनर्जी की, वो भले 2 ही मिला लेकिन इसलिए तो किया ना आपने, 2 एटीपी तो निकला, लेकिन साथ में जमा कौन हो गया, लैक्टिक एसिड,
अब देखो ऑक्सीजन डेप्थ कैसे होगा। अब उस लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए और ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें जाएगा। एक तो ऑलरेडी ऑक्सीजन की कमी थी पहले से, है ना, और लैक्टिक एसिड बन गया। अब उसको तोड़ने के लिए भी क्या जाएगा आपका, एटीपी एंड ऑक्सीजन। तो और ज़्यादा एनर्जी क्या हो जाएगा बॉडी में, कम। इसी को बोलते हैं ऑक्सीजन डेप्थ। जब आप एनएरोबिक कंडीशन में ग्लाइकोलाइसिस करोगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा और क्या बन जाएगा, एटीपी। उस एटीपी को तो आप यूज कर लिया आपने उसमें किसके लिए, एनर्जी के लिए। लेकिन कौन जमा हो गया वहाँ पे, लैक्टिक एसिड। अब उस लैक्टिक एसिड का कुछ उपाय करना होगा ना, वही आगे लिखा है। नाउ एटीपी विल यूज्ड फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, और द लैक्टिक एसिड गेट्स accumulated इन द मसल। टू रिकवर फ्रॉम दिस लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन द मसल्स वुड यूटिलाइज ऑक्सीजन एंड इट लीड्स टू ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। दिस एक्स्ट्रा कंजम्पशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेगरिंग हाँ रिकवरिंग स्टेज इज सेड टू बी ऑक्सीजन डेप्थ ऑफ द मसल। मतलब जितना नहीं होना चाहिए उससे ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा यूज होने लगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला दिया हुआ आपका टेटनस, है ना, और टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन। टेटनस को क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ही हो जाता है आपका मसल। उसमें क्या होता है टेटनस में, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब आपके मसल्स क्या हो जाते हैं, किस फेज में, कॉन्ट्रैक्टेड फेज में आ जाते हैं और उसको रिलैक्स नहीं मिलता है। ठीक है, बहुत लंबा कॉन्ट्रैक्टेड फेज में होता है, उसी को क्या बोलते हैं, टेटनस। और टेटेनिक कॉन्ट्रैक्शन और टेटनस इज अ सस्टेन्ड मसल कॉन्ट्रैक्शन। सस्टेन्ड मतलब बहुत लंबा, है ना, इवोक्ड व्हेन द मोटर न्यूरॉन दैट इनर्वेट्स अ स्केलेटल मसल इमिट्स एक्शन पोटेंशियल एट अ वेरी हाई रेट। आप जानते हो मसल का कॉन्ट्रैक्शन कब होता है, जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ। जैसे ही मोटर न्यूरॉन आया था सार्कोलेमा में टच किया था, वहां पे क्या जनरेट हुआ था, एक्शन पोटेंशियल। अब एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए। अब वो मोटर न्यूरॉन क्या किया, एक पे एक बनाया जा रहा है क्या आपका, एक्शन पोटेंशियल। आपका मसल लगातार क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड कॉन्ट्रैक्टेड, उसको रिलैक्स होने का टाइम नहीं मिलेगा। उसी को बोलते हैं अपन क्या, टेटनस। आई बात समझ। क्लासिफिकेशन ऑफ मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रेड पिगमेंट कॉल्ड मायोग्लोबिन। आपके मसल में एक रेड पिगमेंट होता है, इसका नाम क्या है, मायोग्लोबिन। क्या, मायोग्लोबिन। इसके बेसिस पे दो टाइप का मसल पढ़ेंगे अपन, है ना, एक रेड फाइबर, एक आपका व्हाइट फाइबर। ठीक है, नाम ही से पता चला जिसमें मायोग्लोबिन ज्यादा होगा और रेड फाइबर होगा, और जिसमें कम होगा व्हाइट फाइबर होगा। ठीक है, इसको करते हैं अब अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और देखो सुनो, मेरे को लगता है खत्म हो जाएगा ये, खत्म हो जाएगा ये।